नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र GK/GS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कई खामियां थी। इन खामियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। 1781 के संशोधन अधिनियम में के संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल के काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित किए गए। उसे कलकत्ता के लोगों पर अधिकार दिया गया। 1781 के संशोधन अधिनियम के बाद अगला महत्वपूर्ण अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। 1775 से लेकर के 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के ऋण की पुनः मांग की थी, जिसे ब्रिटिश संसद में अस्वीकृत कर दिया गया था। अतः 1783 में फॉक्स ने इंडिया बिल ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, लेकिन लॉर्ड सभा में यह अस्वीकृत हो गया। इस बिल के अस्वीकृत होने के कारण फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। अगर यह बिल पारित हो जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जाती। पुनः जनवरी 1784 में पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और जुलाई 1784 में एक बिल लाया जो हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। अगस्त 1784 में वह लॉर्ड सभा में पारित हुआ और इसके पारित होने के बाद इसे पिट्स का इंडिया एक्ट या बिल पिट्स का इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इस संदर्भ में 6 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर,
एक राज्य सचिव एवं 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्यतः राजनीतिक मामले को देखते, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले को देखते। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यह द्वैध शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई खामियां थी। इन खामियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के छत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। पुनः 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट के पृष्ठभूमि में मुख्यतः प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, अतः उसने 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग ब्रिटिश सरकार से की। ब्रिटिश संसद ने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया, अतः फॉक्स ने इंडिया बिल लाया। यह बिल कॉमन सभा में पारित हो गया, लेकिन लॉर्ड सभा में अस्वीकृत हो गया। अतः फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह प्रथम और अंतिम भारतीय मामला था जिस पर ब्रिटिश सरकार गिर गई। पुनः 1784 के जनवरी में पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। उसने एक बिल लाया जो जुलाई 1784 में कॉमन सभा में और अगस्त 1784 में लॉर्ड सभा में पारित हुआ। पारित होने के बाद यह पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन 6 सदस्यों में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल होते। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्य रूप से राजनीतिक मामले देखते, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले की देखरेख करते और इस प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यह द्वैध शासन पिट्स इंडिया 1784 से लेकर के 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा। पुनः भारत में गवर्नर जनरल और उसके 3 परिषद वाले सदस्यों को कायम किया गया और परिषद का निर्णय बहुमत के आधार पर होना था। पिट के समय में 1786 में एक और अधिनियम लाया गया जिसे 1786 का अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से कॉर्नवालिस को भारत का वायसराय बनाने के लिए लाया गया। कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर
कॉर्नवालिस भारत का वायसराय और मुख्य सेनापति दोनों का पद अपने पास रखना चाहता था। इस एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस की मांग को स्वीकार किया गया। उसे वायसराय का पद और मुख्य सेनापति का पद दिया गया। साथ ही उसे अपने काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार उसे वेटो का भी अधिकार मिला। पिछले लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि वारेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में 4 सदस्य थे, जिसमें क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस थे। इसमें आपसे पूछा गया था कि इनमें वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक कौन था, सर्वाधिक योग्य कौन था और किसे गोली लगी थी। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक बॉरवेल था, सर्वाधिक योग्य फिलिप फ्रांसिस था और गोली भी फिलिप फ्रांसिस को लगी थी। इसके साथ ही आज का प्रश्न है, भारतीय मामले को लेकर के किस ब्रिटिश सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।